हम एटॉमिक साइज़ में कंपैरिजन देख रहे थे, तो हमने अभी तक स्टडी किया कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ में किस तरह वेरिएशन आता है, और एज एक्सपेक्टेड स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो साइज़ छोटी हुई, मगर क्रोमियम से लेकर कॉपर तक साइज़ ऑलमोस्ट सेम है। उसकी वजह है कि क्रोमियम से लेकर कॉपर तक जहाँ सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज काम नहीं कर रहा, साथ में जो 3D उसके पहले है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट कर रही है, क्रिएट कर रही है, और उस वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है, जिसके कारण इनकी साइज़ ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। कॉपर में अगर हम बात करें तो कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 हो चुका होता है, जहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट मैक्सिमम काम कर रहा होता है, साथ में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन बढ़ जाता है उसे ओवरकम करने के लिए साइज़ बढ़ जाती है, इसलिए कॉपर से जिंक तक साइज़ बढ़ जाती है। अगर हम बात करते हैं अब डाउन द ग्रुप जाके, तो अगर हम स्कैंडियम से इट्रियम जाते हैं, इट्रियम से लैंथेनम जाते हैं और लैंथेनम से एक्टिनियम तक जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे होते हैं। एक तो स्कैंडियम से ज़्यादा प्रोटॉन न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन है वो इट्रियम के न्यूक्लियस में है, इट्रियम से ज़्यादा लैंथेनम और लैंथेनम से ज़्यादा एक्टिनियम, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा स्ट्रांगली जो आउटरमोस्ट शेल है उसको पुल कर पाएगा, जिससे कारण साइज़ छोटी हो सकती है। मगर यहाँ पर साथ में एक फैक्टर और काम कर रहा है कि यहाँ पर 4th से 5th तक जाने में या 5th से 6th तक जाने में एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रही है। इसका मतलब जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो दो अपोजिट फैक्टर काम कर रहे होते हैं। एक तो शेल का एक्स्ट्रा एडिशन, वो एडिशन जो है वो साइज़ को बड़ा कर रहा होता है, दूसरी तरफ न्यूक्लियस से प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहे होते हैं, जो अपने अट्रैक्शन से साइज़ छोटी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे क्योंकि शेल का एडिशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए फाइनली जो है साइज़ बढ़ जाती है। इसका मतलब स्कैंडियम जो होता है उससे जो बड़ी साइज़ है वो इट्रियम की होती है, इट्रियम से बड़ी साइज़ जो होती है वो लैंथेनम की होती है, और लैंथेनम से जो बड़ी साइज़ होती है वो एक्टिनियम की होती है। तो नॉर्मल क्या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़नी चाहिए वो यहाँ दिखाई देती है। मगर यदि आप 3rd बी से 4th बी की ओर जाते हैं तो अब ये जो एलिमेंट है उनमें हमें थोड़ी सी इरेगुलरिटी दिखाई देती है। वो इस तरह से कि टाइटेनियम से बड़ी साइज़ जिरकोनियम की होती है, मगर जिरकोनियम और हाफनियम की साइज़ ऑलमोस्ट सेम होती है। मतलब फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में जाने पे साइज़ बड़ी, पर 2nd to 3rd अगर आप जाएंगे और 3rd to 4th जाएंगे तो आप पाएंगे कि साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। सेम आप आगे भी देखेंगे कि 2nd, 3rd और 4th ट्रांजिशन एलिमेंट की साइज़ जो है वो लगभग बराबर होती है। इसकी वजह क्या होती है हम देखते हैं। अगर हम यहाँ नोटिस करें तो यहाँ लैंथेनम रखा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 57। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट रखा उसका एटॉमिक नंबर 72 है। इसका मतलब यहाँ के 14 एलिमेंट मिस है, और ये जो 14 एलिमेंट मिस हैं वो क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसे उठाकर नीचे रख दिया जाता है एक सीरीज़ के रूप में। यह है सेरियम, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर ल्यूटेटियम एटॉमिक नंबर 71, मतलब जो होने यहाँ चाहिए थे वो नीचे रख दिए गए हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसी तरह एक्टिनियम को आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ एटॉमिक नंबर 89 है। उसके बाद अकॉर्डिंगली यहाँ 90 आना चाहिए था, थोरियम आना चाहिए था, पर रखा रदरफोर्डियम है जिसका एटॉमिक नंबर 104। अगेन ये जो 14 एलिमेंट्स है वो उठा के नीचे रख दिए गए क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है अगेन, जिन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और ये क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसलिए इन्हें यहाँ रख दिया गया। उससे होता ये है कि अगर आप जिरकोनियम और हाफनियम की बात करें, ये पेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इसके सबसे ज़्यादा पूछा आता है कि इनमें से कौन इनकी साइज़ सेम है, तो जिरकोनियम हाफनियम अक्सर हमें ऑप्शन में मिल जाता है कि इन दोनों की साइज़ जो होती है सेम होती है। वजह अगर हम देखें तो अगर हम जिरकोनियम से हाफनियम पे जाएँ तो जिरकोनियम का पीरियड नंबर 5 है, जबकि हाफनियम जो है उसका पीरियड नंबर 6 है। इसका मतलब इसके पास इसके एक्स्ट्रा शेल है, जिरकोनियम के कंपेयर में हाफनियम के पास एक एक्स्ट्रा शेल है जिससे साइज़ बड़ी करी होगी। मगर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर अकॉर्डिंगली हम जैसे कि बाकी एलिमेंट्स को रखते हैं वैसे अगर हम इसको रखते तो कायदे से लैंथेनम के बाद में सेरियम आना था जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, और अगर हम उसे यहाँ रखते तो सेरियम में के बाद कुछ 13 एलिमेंट्स और आते, उसके बाद हाफनियम की पोजीशन होती राइट साइड में। और अभी हमने स्टडी किया था कि राइट साइड में जाने पे न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ने के कारण साइज़ जो है वो छोटी हो जाती है। इसका मतलब हाफनियम में एक साथ दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक शेल का एक्स्ट्रा एडिशन जो उसकी साइज़ बढ़ा रहा है, दूसरा उसकी एक्चुअल पोजीशन राइट साइड में है जो उसकी साइज़ को कम कर रही है क्योंकि उसके पहले 14 लैंथेनाइड एलिमेंट रखे होंगे जिन्होंने अपनी साइज़ न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट के कारण छोटी की होगी, जिससे फाइनली हाफनियम की जो बढ़ी हुई साइज़ है वो भी उसे कारण कम होगी।
और क्योंकि 14 ये लैंथेनाइड्स अपनी साइज कम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जो एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ शेल का इफेक्ट है उसे कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से सेकेंड और थर्ड सीरीज के एलिमेंट की साइज सेम हो जाती है। वैसे यहाँ काम कर रहा होगा एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसने भी इन दोनों के सीरीजेस की साइज सेम कर दी होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो फोर्थ ग्रुप से स्टार्ट हुआ है, इसलिए स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्कैंडियम से ज़्यादा इट्रियम, इट्रियम से ज़्यादा लैंथेनम, लैंथेनम से ज़्यादा एक्टिनियम की साइज पर वो यहाँ काम कर रहा है, इसलिए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सीरीज एलिमेंट की साइज ऑलमोस्ट सेम है। और ये जो सेम साइज है ये इनकी एक प्रॉपर्टी को इफेक्ट करती है कि ये सबसे अच्छे अलॉयज बना पाते हैं पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम साइज के कारण जब अलॉयज बनाए जाते हैं दो या उससे ज़्यादा मेटल मिक्स करके तो ये एक दूसरे के साथ आसानी से एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, जिसके कारण इनसे बनने वाला अलॉयज जो है रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है स्ट्रेंथ के मामले में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के मामले में और अपनी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं दूसरी उनके मामले में। तो ये है इनकी साइज़ का वेरिएशन। अगर एटॉमिक साइज़ के बाद आयनिक रेडियाई की बात की जाए तो आयनिक रेडियाई में भी वही ट्रेंड देखने के लिए मिलता है जो कि एटॉमिक साइज़ में देखने के लिए मिलता है। आयनिक रेडियाई एटॉमिक साइज़ में ट्रेंड वही देखने के लिए मिलता है अगर हम सीरीज़ वाइज डिस्कस करें तो। मगर अगर एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ले लें, जैसे मैं बात करूं कि सब पे मान लीजिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने +2 ली है, तो ये ऑब्जर्वेशन होता है स्कैंडियम सिलिकॉन जिंक या लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज़ है वो छोटी होती चली जाती है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो ट्रेंड वही है जो हमने डिस्कस किया, मगर यदि हम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ले लें तो फिर हम ये पाते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज़ छोटी होती जाती है। और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हम अगर एक ही एलिमेंट लें अलग अलग दो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, जैसे आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, +3 में मिलता है। निकल की बात करूं, अगर मैं निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ले लूं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ले लूं। कॉपर ले लेते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। तो हमेशा पाते हैं कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो साइज़ छोटी हो जाती है। और इससे हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में इसने इसके कंपेयर में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लॉस किया है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के नंबर तो सेम होते हैं। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 26 है आयरन का, मतलब इसके पास भी 26 प्रोटॉन है, इसके पास भी 26 प्रोटॉन है। आयरन एटॉमिक नंबर 26, इसका मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसके पास प्रोटॉन 26 है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 26 है। पर यदि मैं आयरन +2 की बात करूं तो इसके पास प्रोटॉन अभी भी 26 है, पर आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस चुके हैं तो 24 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो प्रोटॉन ऑब्वियसली ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, तो प्रोटॉन अपना अट्रैक्शन ज़्यादा शो कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन पे, जिससे साइज़ छोटी हुई होगी। और यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की बात करें तो अभी भी प्रोटॉन 26 है, मगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हो चुके हैं 23। तो ऊपर प्लस फेरस के कंपेयर में यदि फेरिक में देखा जाए तो प्रोटॉन उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन और कम हो चुके हैं, जिसके कारण प्रोटॉन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो और बढ़ चुका होगा, जिससे अकॉर्डिंगली साइज जो है वो और ज़्यादा छोटी हो चुकी होगी। इस तरह यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का इफेक्ट पड़ता है कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट स्मॉलर विल द साइज। इसे कंपाउंड्स के फॉर्म में लिखकर भी देखा जा सकता है कि अगर एक ही एलिमेंट्स के अलग अलग कंपाउंड दिए हुए हैं और किसकी साइज़ छोटी है तो जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा है उसकी साइज़ उतनी ही छोटी होगी। अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें मैंगनीज़ के अलग अलग कंपाउंड दे दिए गए हैं, MnO है हमारे पास एक कंपाउंड, एक Mn2O3 एक कंपाउंड है और एक अगर MnO2 है, तो इन सभी में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है। यहाँ +2 है, यहाँ +3 है और यहाँ +4 है। तो जो सबसे बड़ी साइज़ है वो इसकी होगी और सबसे छोटी साइज़ यहाँ मैंगनीज़ की होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर एक ही एलिमेंट की दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ में साइज़ छोटी हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो है वो पहले से ज़्यादा हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक वॉल्यूम।
एंड डेंसिटी। डेंसिटी जो बेसिकली होती है वो दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, मास और वॉल्यूम। मास के जहाँ पैरेलल रिलेशनशिप रखती है, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। वॉल्यूम से ये रेसिप्रोकल रहती है, रिवर्स रिलेशन रखती है कि वॉल्यूम बढ़ने के साथ डेंसिटी कम होगी। और अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेकर, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंस शेल को जो स्क्रीन कर रही होती है, ये अगर हम स्कैंडियम को लेकर अगर बात करते हैं तो ये आपकी वैलेंस शेल है, फोर्थ शेल, जिसमें s में इलेक्ट्रॉन है और इसको स्क्रीन कर रहा होता है 3D। और स्क्रीनिंग इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में ये जो सबशेल आ जाती है उन दोनों के बीच के अट्रैक्शन को कम कर रही होती है, जिसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो सभी शेल्स में इस डी की स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है रिलेटिवली एसओपी के कंपेयर में पुअर मानी जाती है। जैसे अगर मैं बोलूँ अगर यहाँ बीच में एस रखा होता सबसे अच्छा स्क्रीनिंग कर रहा होता, और अगर मैं पी की बात करूँ तो उसकी स्क्रीनिंग और पुअर हो चुकी है। जैसे हम कहें कि अगर हम बीच में एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा रख दें और कार्डबोर्ड के टुकड़े को अगर हम रिप्लेस कर दें, जैसे हम एस कह रहे हैं एस की जगह पी आ गया, तो कार्डबोर्ड के टुकड़े को एक कागज़ से रिप्लेस कर दो, जितना अच्छा स्क्रीन कार्डबोर्ड कर पाएगा उतनी अच्छा स्क्रीन पेपर नहीं कर पाएगा। और अगर मैं पेपर की जगह एक नेट रख दूँ तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और भी पुअर हो गया। वैसे ही यहाँ पे डी रखी हुई है जो इतना अच्छा स्क्रीन नहीं कर पाती, इतना एसओपी कर पाता है। अकॉर्डिंगली क्या होता है कि न्यूक्लियस अपने अट्रैक्शन से शेल को क्या कर लेता है, पुल कर लेता है अंदर, और पुल करने के कारण जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, और वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ जाती है। इसलिए इन मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप डाउन द ग्रुप जाएँ तो आप पाते हैं कि डेंसिटी और बढ़ती चली जाती है। मतलब फर्स्ट सीरीज से ज़्यादा डेंसिटी सेकंड एलिमेंट की होती है, और सेकंड से ज़्यादा थर्ड, और थर्ड से ज़्यादा फोर्थ, क्योंकि नीचे जाने पे मास भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और मास जो है वो डेंसिटी के पैरेलल रिलेशनशिप रखता है, इसलिए डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। और जैसे कि हमने बात की थी कि दो एलिमेंट ऐसे जिनकी इन पीरियोडिक टेबल में डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि एक ऑस्मियम हमने देखा था और एक देखा था हमने इरिडियम। ऑस्मियम, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम CGS सिस्टम में बात करें तो 22.59 ग्राम्स पर ml इसकी डेंसिटी है, और यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ 22.61 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी है। मतलब थोड़ा सा ही वेरिएशन है, पर ऑस्मियम से ज़्यादा डेंसिटी इरिडियम की होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो हम तीन एलिमेंट्स को अगर छोड़ दें, स्कैंडियम, इट्रियम और टाइटेनियम, इन तीन एलिमेंट्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर ml से ज़्यादा पाई जाती है। तो रिलेटिवली इन डी ब्लॉक एलिमेंट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। वजह यह है कि जो डी है जो स्क्रीन कर रहा है एस और पी को, उसकी स्क्रीनिंग पुअर होने के कारण न्यूक्लियस आसानी से उस वैलेंस शेल को अंदर की ओर पुल कर रहा है, और पुल करने के कारण वॉल्यूम छोटा हो रहा है। वॉल्यूम जैसे कि इन्वर्स रिलेशन रखता है डेंसिटी के साथ में, वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ रही है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर डाउन द ग्रुप जाए तो डेंसिटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाने पे मास बढ़ता है, और मास बढ़ेगा तो भी डेंसिटी बढ़ेगी। ऑस्मियम, इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है इस ब्लॉक में, रिलेटिवली इरिडियम की थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर भी वो ऑस्मियम से ज़्यादा है। और इन तीन एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, स्कैंडियम, इट्रियम और टाइटेनियम, तो बाकी सभी एलिमेंट की डेंसिटी जो है वो 5 ग्राम्स पर ml से ज़्यादा होती है। और डेंसिटी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, पहले ही हमने बात की थी इनके मेटलिक प्रॉपर्टी में कि इनके कोवलेंट नेचर के कारण इनके बहुत हार्ड और ब्रिटल होते हैं। इनकी हार्डनेस इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देती है। और अगर हार्डनेस की वजह है कोवलेंट बॉन्डिंग, तो स्कैंडियम डी में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम 2, वैनेडियम 3, क्रोमियम 5 5, 3d5, 4s1, एक s का ले लें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज में 5 3d5, और उसके बाद में आयरन 3d6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पास वाले एलिमेंट के साथ में शेयरिंग होती है जिससे हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है, तो क्रोमियम हम तक देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कोवलेंट बॉन्ड भी जो है बढ़ जाएंगे, और कोवलेंट बॉन्ड बढ़ने के साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, उसके बाद में कम होने शुरू कर देगा। मतलब स्कैंडियम से मिड तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट कम होना शुरू हो जाएगा।
और अगर हम मैग्नीज और टेक्नीडियम की बात करें तो इसमें थोड़ा सा एनोमलस बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इनके पास से फिर भी 5-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन बाकियों के कंपेयर में, मगर मैग्नीज और टेक्नीडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम होता है। अब जो हम अगली प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हमने जब इनकी मेटलिक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी तो हमने ये बात की थी कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक मेटल एटम के दूसरे मेटल एटम के साथ में शेयरिंग के थ्रू कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिससे इनकी हार्डनेस और ब्रिटलनेस बढ़ जाती है और इनकी यही प्रॉपर्टी इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ा देती है। और इसी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वजह क्योंकि इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं डी सबशेल्स के, कभी कभी एच सबशेल्स के, जो पास वाले एलिमेंट के साथ शेयरिंग के थ्रू कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और वो जो शेयरिंग है वो इनकी हार्डनेस ही बढ़ाएगी और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाएगी। तो अगर हम वेरिएशन देखें तो स्कैंडियम से लेकर जब हम क्रोमियम तक जाते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। डी में 1 है, यहाँ 2 है या 3 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 6 है। उसके बाद ये 5 हो गए, फिर 3d6 कॉन्फ़िगरेशन के साथ 4 ही अनपेयर्ड बचे। तो पहले क्रोमियम तक बढ़ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्रोमियम में सबसे ज़्यादा शेयरिंग की कैपेसिटी है, कोवलेंट बॉन्ड एक्स्ट्रा है इनकी बॉन्डिंग के अलावा, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देंगे। तो पहले क्रोमियम तक बढ़ेगा, उसके बाद में वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर हम यहाँ मैंगनीज और टेक्नीडियम की बात करें तो ये मैंगनीज और टेक्नीडियम थोड़ा सा एनॉमली दिखाएंगे, क्योंकि इनके पास भी डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर इनके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके अकॉर्डिंगली इनको मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा दिखाना चाहिए, मगर इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है। सॉलिड स्टेट में पढ़ा जाता है कि कई बार ज्योमेट्री ऐसी होती है कि जो एटम्स होते हैं उनके बीच का स्पेस जो है वो बढ़ जाता है, और वो जो स्पेस बढ़ जाता है दूर से, हम वैसे ही जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, शेयरिंग जो होती है उसमें, तो अगर एटम्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो प्रॉपरली शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। जो एक्स्ट्रा बॉन्ड स्ट्रेंथ मिल रही थी मेल्टिंग पॉइंट बनाने के लिए कोवलेंट बॉन्ड की, वो नहीं हो पाएगी प्रॉपर, जिससे एज एक्सपेक्टेड हम सोच रहे थे मैंगनीज और टेक्नीडियम का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए, पर वो कम होता है। और जैसे हमने बात किया था कि ये जो टंगस्टन एलिमेंट है, ये टंगस्टन एलिमेंट ये अपने बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए जाना जाता है, दैट 3410 डिग्री सेल्सियस इज़ वेरी हाई वैल्यू। 3410 डिग्री सेल्सियस वेरी हाई वैल्यू। तो टंगस्टन जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट इस डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा होता है, और इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण ही इसके जो वायर्स हैं वो बल्ब्स में यूज़ किए जाते हैं। तो इस डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की कोवलेंट बॉन्डिंग के कारण बहुत ज़्यादा होता है। इसकी अगली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी एलिमेंट के अगर हम वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे स्कैंडियम की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो वैलेंस शेल है वो 4th शेल है, और इसकी जो 4th शेल है उसमें जो एस में इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए 2, अगर हम उसे बाहर निकालना चाहते हैं तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए डेफिनेटली पहले हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जो इनके बीच के अट्रैक्शन को रिमूव करेगी, और इस अट्रैक्शन के रिमूव होते ही ये इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो हमने कहा था ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2, और अगर हम तीनों इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। फर्स्ट शेल जो 4th शेल है उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगेन एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल एक सक्सेसिव प्रोसेस होती है, हम एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन पुल नहीं कर सकते, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है,
और जनरली फर्स्ट के कंपेयर में सेकेंड एनर्जी ज़्यादा लगती है और सेकेंड से ज़्यादा थर्ड एनर्जी लगती है। अब वजह यह है यहाँ पर कि अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्रोटॉन का नंबर सेम है 21 प्रोटॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला तब भी थे, सेकंड निकला तब भी थे, पर प्रोटॉन उतने ही रहते पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम होते चले जाते हैं। इसलिए प्रोटॉन जो है उसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं तो उसका अट्रैक्शन जो है उन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाता है, जिससे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर पुल करते हैं, निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब ये हो गई एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो एक सक्सेसिव प्रोसेस है, एक के बाद हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। और अगली बात यह है कि हर बार जनरली हमें एनर्जी पहले से ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर्स कम होने के कारण जो न्यूक्लियस है वो अपने जो प्रोटॉन्स है उनका अट्रैक्शन उन कम इलेक्ट्रॉन पे बढ़ा देता है, उन पर अट्रैक्शन बढ़ने के कारण हमें नेक्स्ट टाइम ज़्यादा एनर्जी देकर उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ता है। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो जैसे हमने कहा था दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज़ में ट्रांजिशन देखने के लिए मिलती है। जब हम एस से पी ब्लॉक की ओर जाते हैं तो ट्रांजिशन में ये देखते हैं हम कि इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो एस ब्लॉक के मेटल से तो कम है, वो पी ब्लॉक से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इन ये ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपेयर में, पर एस ब्लॉक से कंपेयर करें तो एस ब्लॉक के कंपेयर में कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्योंकि इनकी साइज़ जो है वो छोटी हो चुकी है। साइज़ छोटी होने से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम हो चुका है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डेफिनेटली उस पर ज़्यादा है, और अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उसके ऊपर ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एस ब्लॉक के कंपेयर में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस वजह से जहाँ हम देखते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट हमेशा सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल होने के बाद भी आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड दोनों बनाते हैं, क्योंकि अगर एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करनी पड़े तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू आयनिक बॉन्डिंग दे प्रेफर कोवलेंट बॉन्डिंग, वो आयनिक बॉन्डिंग की जगह कोवलेंट बॉन्डिंग शुरू कर देते हैं। इसका मतलब इनके कंपेयर में इनकी आयनिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और अगर हम आयनिक एनर्जी के ट्रेंड की बात करें स्कैंडियम से जिंक तक का एग्जाम्पल लेके, तो जनरली हम देखते हैं कि लेफ्ट से राइट में जाने पर साइज़ छोटी होने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ती चली जाती है। पर जैसे कि हम देख चुके हैं कि इनके एटॉमिक साइज़ में एनॉमली है, तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो हमने देखा था साइज़ छोटी हुई थी, मगर क्रोमियम से कॉपर तक जो है साइज़ वो वही रही थी और कॉपर से जिंक तक साइज़ बढ़ गई थी। तो जो यहाँ के एटॉमिक साइज़ की एनॉमली वो डेफिनेटली आयोनाइजेशन एनर्जी पे भी इनके इफेक्ट डालती है, क्योंकि हम ये पाते हैं कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी क्लोज वैल्यूज़ रखती है। और अगर हम बात करें आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, तो इनकी वैल्यूज़ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, जिंक की साइज़ बड़ी हो चुकी होती है तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ी सी एनर्जी वेरिएशन फ़र्क पड़ेगा, जो इनकी ऑलमोस्ट सेम है उसके कंपेयर में। पर एटॉमिक साइज़ में जो एनॉमली काम कर रही थी वो डेफिनेटली इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी पे भी इफेक्ट डालते हुए दिखती है। तो हमने देखा स्कैंडियम तक क्रोमियम तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक काफ़ी क्लोज वैल्यू रहेगी आयोनाइजेशन एनर्जी में। उसके बाद क्रोमियम के बाद अगर हम आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर की देखें, दिस इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप बात करें, डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ती है, साइज़ बढ़ने से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि साइज़ बढ़ने से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने से उनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और जो कम अट्रैक्शन है उसकी वजह से ज़्यादा आसान होगा इलेक्ट्रॉन का निकालना। तो अगर हम वेरिएशन देखें तो स्कैंडियम के कंपेयर में जो नीचे वाला ग्रुप है दैट 3D सीरीज से एकदम 4D सीरीज तक जाए तो साइज़ बढ़ती है, और साइज़ बढ़ने से हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगती है। मगर ये जो ग्रुप है 4 से 5th D या 5th D से 6th D में जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। अगेन एनॉमली दिखाई दे रही है, नीचे जाने पर नॉर्मल केस में साइज़ बढ़ती है, नॉर्मल केस में साइज़ बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, पर यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि हम एटॉमिक साइज़ से बात कर चुके हैं। यहाँ से यहाँ जाने पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन काम करता है जो साइज़ सेम कर देता है, और यहाँ से यहाँ जाने पर एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन काम करता है जो साइज़ ऑलमोस्ट सेम कर देता है। तो इनकी साइज़ सेम है जो आयोनाइजेशन एनर्जी कम कर रही थी, पर एटॉमिक नंबर बढ़ गया। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे जाने पे सीधे 18, यहाँ से यहाँ जाने पर
आप ये देख सकते हैं यहाँ कैडमियम से मर्क्यूरी तक जाने पर सीधे 32 प्रोटॉन का वेरिएशन है। तो क्योंकि सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज के एलिमेंट की साइज एक्टेनाइट और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऑलमोस्ट सेम है, मगर प्रोटॉन के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ जाता है। वो ज़्यादा फॉर्मली और ज़्यादा स्ट्रांगली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कंपेयर करना चाहें तो जैसे कि हमने अभी कहा था कि हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा आयनिक एनर्जी सेकंड की होती है और सेकंड से ज़्यादा आयनिक एनर्जी थर्ड की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो चुके होते हैं, प्रोटॉन के नंबर उतने ही होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ जाता है और न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ने के कारण न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा फॉर्मली अट्रैक्ट होता है, जिससे कहा हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे यदि हम देखें तो अगर मैं आयरन की एनर्जी कंपेयर करूँ +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो नॉर्मल केसेस में हमने कहा कि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अगेन आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d6 4s2 और अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है 3d6। पर यदि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो रहा है 3d5। यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्कशन होता है उसके कंपेयर में कैसे एनॉमली काम कर रही है वो इस एग्जांपल से हमें समझ में आएगा कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो अभी हमने ये डिस्कस किया था कि हमेशा हर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, पर ऐसा आयरन के केस में नहीं होगा। आयरन में जो थर्ड आयन एनर्जी लगेगी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा होगी, मगर वो कम होगी सेकंड वाले से। मतलब सेकंड में आपको आयन एनर्जी ज़्यादा लगेगी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में। वजह यह है क्योंकि अगर वो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके डी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हाफ फिल्ड हो रहा है, जो उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के कंपेयर में उसे स्टेबिलिटी ज़्यादा तब मिल रही है जब वो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ये दिख रहा है कि +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, इसलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी रिलेटिवली कम लगेगी। और अगर मैं मैंगनीज़ की बात करूँ तो मैंगनीज़ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। अगर मैंगनीज़ के 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 जो स्टेबल है, उसमें लगी एनर्जी कहलाएगी सेकेंड आयन एनर्जी। और यदि 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d4 जो कि अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें निकलने वाली एनर्जी कहलाएगी थर्ड आयन एनर्जी। मैंगनीज को 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर स्टेबिलिटी गेन हो रही है, जबकि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल हो रहा है। डेफिनेटली क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में उसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, इसलिए सेकेंड के टाइम पर उसकी आयन एनर्जी कम होगी, पर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त आयन एनर्जी अचानक बढ़ जाएगी क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में उसको अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। इसका मतलब आयरन के केस में जहाँ सेकेंड आयन एनर्जी ज़्यादा है थर्ड से, वहीं पर मैंगनीज के केस में थर्ड आयन एनर्जी सेकेंड से ज़्यादा है। नॉर्मल जो केस है वो मैंगनीज फॉलो कर रहा है, आयरन नहीं कर रहा है, वजह है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह आयन एनर्जी कौन सी ज़्यादा होगी कौन सी कम होगी, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इफेक्ट डालता है।